जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के हिस्ट्री यानी अतीत से वर्तमान का एक ही वीडियो में पूरा नोट्स हम बनाए हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर जाकर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी तक पूरा इसका लाभ मिलेगा। वीडियो का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। इटली के नए आंदोलन, इटली का जो नया आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसको क्या कहा गया था? पुनर्जागरण स्टार्ट कहा गया था, उसको पुनर्जागरण कहा गया था। कब स्टार्ट होता था? 15वीं शताब्दी में। कब? 15वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि कोलंबस जो स्पेन का यात्री था वो 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। ठीक, फिर उसके बाद वास्को डी गामा जो पुर्तगाल का निवासी था वो 20 मई यानी 20 मई या कभी कभी 17 मई भी देता है, 20 मई या 1498 ईस्वी को भारत की खोज की, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वहाँ पर इसको राजा जमोरिन इसका स्वागत किया और यहाँ पर मसालों के लिए व्यापार किए और ये फिर यहाँ से चला गया। फिर देखेंगे और वास्को डी गामा भारत में दूसरी बार कब आया था? तो 1502 ईस्वी में आया था। फिर देखेंगे हम लोग प्राय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को 1750 ईस्वी के बाद आधुनिक काल का प्रारंभ मनाया जाता है। आधुनिक काल प्रारंभ कब से मनाया? 1750 के बाद। फिर पढ़ेंगे जेम्स मिल जो स्कॉटलैंड का था, वो ब्रिटिश भारत का इतिहास किताबें लिखी। क्योंकि इतिहास किताब कौन लिखा? भारत का इतिहास। इन्होंने हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में हिंदू मुस्लिम को यानी ब्रिटिश में इसको बांटा, किस जिसमें जेम्स मिल ने। फिर हम पढ़ेंगे अभिलेखागारों में सरकार के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। किस में? अभिलेखागारों में। फिर पढ़ेंगे राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ है? तो राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में है। नेहरू स्मारक पुस्तकालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। सत्येंद्र सिन्हा पुस्तकालय कहाँ है? तो पटना में है। बिहार राज्य अभिलेखागार कहाँ है? तो पटना में है। फिर पढ़ेंगे जनगणना कितने वर्ष पर होता है? हर वर्ष 10-10 वर्ष पर होता है। फिर पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाएं जैसे गोदान, गबन, कफन, पूस की रात, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये किन की रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की। फिर देखेंगे हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन है? तो आधुनिक भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव, ये सब शामिल हैं। फिर पढ़ेंगे देश है राज्य उसका पुराना नाम, कब आज़ादी मिली पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग पाकिस्तान का पश्चिमी पाकिस्तान का पुराना नाम क्या था? पश्चिमी पाकिस्तान। इसमें कौन कौन आता है? तो बलूचिस्तान, सिंध, ये सब प्रांत आता है। 14 अगस्त 1947 की आज़ादी मिली है, इसको ऐसा पश्चिम पंजाबी आता है। फिर पढ़ेंगे बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। इसकी आज़ादी कब मिली? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। कब? 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। फिर पढ़ेंगे म्यांमार या बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। कब आज़ादी हुई? 1948 ईस्वी को। फिर श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन। इसको कब आज़ादी मिली? 1948 ईस्वी में। बिहार और उड़ीसा का बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में। फिर बिहार से उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ? तो 1936 ईस्वी में। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ कब हुआ? 1 नवंबर 2000 ईस्वी अलग हुआ। फिर यूपी से उत्तरांचल कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी अलग हुआ। अब नया नाम उत्तरांचल क्या है? तो उत्तराखंड है। फिर पढ़ेंगे हम लोग जो 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था? ये जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख आ गया, ये सब केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और ये सब और भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, फिर देखेंगे हम लोग पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य का अधिक से अधिक क्या है? तो मुनाफा कमाना उद्देश्य था। फिर पढ़ेंगे मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन को प्रक्रिया को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति कहते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अध्याय 2 भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से होने वाले व्यापार में अरब सौदागरों का क्या था? महत्वपूर्ण भूमिका थी। फिर पढ़ेंगे अब वास्को डी गामा के बारे में पूरी डिटेल्स। वास्को डी गामा 17 मई या 20 मई 1498 में भारत आया था। ये किसका रास्ता आया था? तो ये जो बार्थोलोमेव डियाज खेस किया था, किस केप ऑफ गुड यानी तुमासा अंतरिक्ष के रास्ते ये होकर आया था। कौन? वास्को डी गामा। एक कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, यहाँ पर जमोरिन ने उसका स्वागत किया और भारत से गर्म मसाला लेकर यूरोप गया और वहाँ इसको बेचने पर किस 60 गुना इसको मुनाफा हुआ था, 60 गुना। ठीक, फिर हम पढ़ेंगे ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब? 31 दिसंबर 16 ईस्वी को। महारानी एलिजाबेथ ने इसमें कंपनी के 15 वर्ष के लिए क्या था? इस पर पार्टनरशिप किए थे। जो भी कंपनी की स्थापना आया भारत में उसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है पेड कर दे फीस। क्या है? पेड कर दे फीस। पेड कर दे फीस।
इसका ट्रिक है, देखिए देखते हैं। पी से पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद कर कुछ नहीं डे से फिर डेनिश आए, फिर से फ्रांसीस आए, सौ से स्वीडिश आए। और कंपनी को अगर आएगा तो उसको सबसे पहले किसी की कंपनी स्थापना हुई तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी का अपना स्थापना किया अपन, मतलब उसके बाद पहले स्थापना होना चाहिए था इंग्लैंड का, उसके पहले स्थापना कर दिया कौन, डच सबसे पहले स्थापना कर दिया 1605 ईस्वी में, ये तो 1616 ईस्वी में स्थापना किया था कौन, ये इंग्लिश, उसके बाद डेनिश का, फ्रांसीस का, स्वीडिश। और सबसे पहले भारत में आए पुर्तगाली, उसके बाद में आया उसके सबसे पहले अंत में कौन गया, पुर्तगाली। चलो फिर देखते हैं हम लोग। पूर्व एशिया के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया गया था इसको। फिर सोहरा बारूद के बनाने में किस काम में आया था, फिर इसे फैक्ट्री में खोले के कहाँ का, सूरत में, मछलीपट्टनम में, हुगली में, पटना में, कासिम बाजार में और मद्रास में कौन खोले थे, ईस्टर्न कंपनी। पूछता है क्वेश्चन की मतलब पुर्तगालियों का जो वास्तविक गवर्नर कौन था, तो अल्बुकर्क था। क्या क्या था, अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था। फिर ये और भारतीय महिला से शादी करने को उत्साहित किया है। इसको वास्तविक वास्तविक मतलब पुर्तगालियों का स्थापना करके इसको श्रेय किसको दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है वास्तविक में, तो इसको अल्बुकर्क को दिया जाता है। फिर और उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर फ्रांसीसी फैक्ट्री कहाँ चंद्रन में स्थापित किया, बालासोर में, फिर स्थापित पांडिचेरी में किए थे। पिस्ता के 1632 ईस्वी में डच ने अपना कंपनी स्थापना किया था पटना में। 1632 में कहाँ स्थापित किए थे, तो पटना में स्थापित किए थे। चलो फिर पढ़ते हम लोग अंग्रेज और बंगाल। बिहार उड़ीसा भी शामिल है बंगाल में। इसका दीवान कौन था, मुर्शीद कुली खां बंगाल का। अलवर्दी खां कब बना, 1740 में बंगाल का नवाब बना। 1651 ईस्वी में हुगली नदी पर पहली फैक्ट्री स्थापित किया, फोर्ट विलियम किला। फिर गोविंदपुर, सूता नदी और कालिकत्ता, तीनों मिलकर क्या हो गया, तीनों का मिलकर कलकत्ता बना। कलकत्ता से फिर कोलकाता बना। फिर 1717 का शाही फरमान फर्रुखियर का। और 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध हुई। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करा था, रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व करा था। और सिराजुद्दौला हार गया, किसे, मीर जाफर के धोखाधड़ी से। फिर मिर्जाफर उसका नवाब बना, फिर मिर्जाफर को सिराजुद्दौला, फिर सिराजुद्दौला से फिर मिर्जाफर बाद मीर कासिम की राजधानी कहाँ था, मुंगेर था। यहाँ पर किसके कहाँ कच्ची कारखाना था, तो यहाँ पर तो पर मतलब बंदूक बना कारखाना खोला था। फिर मीर कासिम फिर मिर्जाफर बना दिया। फिर जाकर ये मीर कासिम जाकर बक्सर युद्ध लड़ा, ऐसे कहानी इसका है। तो ये फिर पढ़ेंगे पलासी फूलों के कारण पलासी का नाम कहाँ पड़ा, पलासी नाम पड़ा था। और फिर मीर कासिम राजधानी कहाँ थी इसका, मुर्शिदाबाद से लेकर मुंगेर गया था। और ये तोप बंदूक खाना का स्थापित किया मीर कासिम। और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में मीर कासिम का दोस्त कौन, सुजाउद्दौला, अवध का जो नाम था। अवध का सुजाउद्दौला का दोस्त कौन था, शाह आलम द्वितीय। तीनों मिलकर यह त्रिगुण सेना तैयार किया। और हेक्टर मिनरो तो अंग्रेजों के नेतृत्व कौन किया, हेक्टर मिनरो बक्सर के युद्ध में। तो यहाँ पर हेक्टर मिनरो जीत गया और ये तीनों सेना हार गई। और फिर उसके बाद शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि कब हुई, 1765 ईस्वी में। तो इलाहाबाद संधि के तहत क्या गया कि शाह आलम द्वितीय आपसे अब राजा नहीं बना जाएगा, आप पेंशन भोगी बन जाइए। और यहाँ फिर बंगाल का नवाब कौन है, बंगाल का फिर उसका नवाब किसको बना देगा था, तो राजा खान को। किसको, राजा खान को, मतलब ये टैक्स वसूलने के लिए बना गया था। फिर पढ़ेंगे सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, हैदराबाद के निजाम। कौन थे, हैदराबाद के निजाम। ऐसे दूसरा कौन था, अवध के नवाब। अवध का कौन था, वाजिद अली शाह, ऐसा था। फिर पढ़ेंगे रेजिडेंट क्या होता था, जो अंग्रेज अधिकारी जो भारतीय राजाओं के पास रहकर अंदरूनी बातों को बताता था, उसके इसका रेजिडेंट होता था। फिर पढ़ेंगे कर्नाटक और अंग्रेज। हैदर अली क्या था, हैदर अली कर्नाटक का था जो 1761 से 1782 में। फिर टीपू सुल्तान 1782 से 1799 ईस्वी में। फिर पढ़ेंगे काली मिर्च इलायची के लिए क्षेत्र कौन था, काली मिर्च इलायची वाला क्षेत्र कौन था, कर्नाटक था। फिर 1793 श्रीरंगपट्टनम का संधि, इसमें टीपू मारा गया। आज जो प्रथम इसमें आंग्ल कर्नाटक जो कितने हुए थे, टोटल 4 हुए थे। कितने हुए थे टोटल कितने हुए थे, तो 4 हुए थे आंग्ल कर्नाटक युद्ध। कब हुए थे, तो कब हुए थे, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से 48। दूसरा हुआ था आपका 49 से 54। तीसरा हुआ था 1769। कब हुआ था, 1769 ईस्वी में। फिर इसे कर्नाटक जीता, 4 नहीं 3 हुए थे, ठीक। फिर हम लोग इसके बाद देखेंगे इसका जो फिर इसका उपनाम क्या था, शहर मैसूर, किसका, टीपू सुल्तान की। 1797 में श्रीरंगपट्टनम संधि मारा गया था, कौन, टीपू सुल्तान। फिर देख लें अंग्रेज मराठे 1761 से पानीपत के तीसरी लड़ाई में हार गया। फिर
ये सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले जैसे रजवाड़ों के बाद में था। कौन बस में था? कौन? मराठा। फिर एक के बाद एक लड़ाई ने मराठों को कमज़ोर कर दिया। और ये जो सिंधिया है ना, सिंधिया यही 1857 का जो इंडिया हारा था, इसमें अंग्रेजों को इन्होंने सही कर सिंधिया कर दिए थे, इसी इंडिया हार गया था। फिर पड़ेंगे कंपनी और पंजाब। फिर 1799 से लेकर 1839 तक महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद 1849 में कंपनी अपने नियंत्रण में ले लिया। ये कहाँ की शुक्रमच्छी शुक्रचक्के मिसर के संस्थापक थे रणजीत सिंह, इनकी राजधानी लाहौर थी। और कुछ खास इसमें नहीं। फिर आगे विलय नीति। विलय नीति में क्या था? 1848 में विलय नीति आई थी। प्रथम 1818 जो लाला डलहौजी की सभा था, प्रथम अपनाने वाला कौन था? तो सतारा था, जो महाराष्ट्र में पड़ता। फिर संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी के कंपनियों में आ गए। 1848 से 1856 तक था इसमें। तक 1856 तक लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। फिर पढ़ें कंपनी द्वारा खरीदा गया माल फैक्ट्री में रखा जाता था। भारतीय राज्य एकता का भाव में एक एक कर अंग्रेजी शासन के अधीन कैसे चले गए, होते चले गए। फिर पढ़ेंगे कर मुक्त व्यापार से बंगाल के राजस्व को काफ़ी नुकसान होता रहा था। फिर कंपनी की सेना जीत हुई क्योंकि उनके पास भारतीय सेनाओं से बेहतर तोप बंदूकें थी। फिर पढ़ेंगे 3 में चलेंगे लोग। अस्थायी बंदोबस्त कब आया? तो 1793 ईस्वी में। रायतबाड़ी व्यवस्था कब आया था? ये रायतबाड़ी व्यवस्था। फिर अस्थायी बंदोबस्त कब? 1793 ईस्वी में। बंगाल और बिहार पूरी समय आया था। एक इसमें कब भारत गणतंत्र था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कब? इतना 100% में 19% कर दिया, इस पर दिया 19% पर। फिर रायतबाड़ी व्यवस्था कब आया? इस पर 52% दिया जाता था और किसानों को जमीन का मालिक बनाया गया था इसमें। और रीड और मुनरो के समय में कब? रीड और मुनरो के समय रायतबाड़ी व्यवस्था। रीड और मुनरो, रीड रस रीड और समूह, फिर रस रायतबाड़ी। फिर महलबाड़ी, मौसम महलबाड़ी, मौसम माकेंजी। ये पंजाब, दिल्ली, यूपी के में आया था महलबाड़ी व्यवस्था। कितना परसेंट? 29% था। तो 29% कुल कृषि जो भूमि में 29% दिया जाता था। किस में? तो हम लोग 3 में पढ़े। अस्थायी में तो सबसे ज़्यादा किस में? रायतबाड़ी व्यवस्था में, उसके बाद महलबाड़ी व्यवस्था में, उसके बाद उसके बाद हम लोग अस्थायी बंदोबस्त में। तो इसका ट्रिक कैसे याद करेंगे? देखिए 29%, सॉरी 52% है ना, ऐसे याद इसको इसकी ऐसे कर दिए इसको 49%, 49 से फिर 29%, 29% से फिर 19% याद हो जाएगा। सबसे ज़्यादा 49, फिर 29, फिर 19%, ऐसे कर सकते हैं याद कर। सबसे ज़्यादा कौन? रायतबाड़ी या सबसे कम अस्थायी। फिर पढ़ेंगे बोलो 1857 दक्कन विद्रोह था पुणे और अहमदनगर में। अंग्रेजों के खेती करने के लिए कहा पटसन जुट करेंगे। बिहार नील सोरा का फिल्म के लिए, असम में चाय के लिए, पश्चिम भारत में कपास के लिए। नील दर्पण पत्रिका के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। यह नाटक का पात्र नील किसान गुलूक चौधरी था। फिर बिहार में नील की खेती चंपारण, मुजफ्फरपुर होती थी और फिल्म की खेती भी गया में होती थी। ये 2 तरीके से होता था नील। कौन तरीके से? एक जीरात होता था, एगो आसामी बार होता था। जीरात में क्या करता? सीधे अपनी देख रेख में अंग्रेज बागान मालिक मजदूरों की खेती करवाते थे। फिर आसामी बार में क्या होता था? तो बागान मालिक रैयतों को उनके स्वयं की ज़मीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे। इसमें आसामी बार में। फिर 3 कटिया पर था। 3 कटिया पर था 3 बटा में 20 है। तो मतलब 3 बटा में 20, मतलब 1 कट्ठा में कितना बीघा होता है? तो 1 बीघा में कितना कट्ठा होता है? 20 कट्ठा। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको मजबूरी थी क्या? कि मतलब आपको नील खेती करना है। यही से 3 कटिया पर आता थी। किसानों को अपने जमीन में 3 कट्ठा प्रति बीघा मतलब 3/20 दर से नील खेती करनी पड़ती थी। ये कब? गांधी जी के वक्त में इसका अति किए थे, नेतृत्व किए थे 1917 में। उन्हें इसकी सिख विद्रोह में क्या हुआ था? चंपारण विद्रोह था यार। आज गांधी जी कौन बुलाए थे बिहार में? तो राजकुमार शुक्ल। फिर पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 4 में। जनजातीय समाज के लोग अपने भाषा में आदिवासी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदिवासी कहलाते हैं। जैसे कुछ मतलब प्रमुख महत्वपूर्ण जनजाति हम लोग देख लेते हैं। जैसे गुड्डी वन गुजर हिमाचल प्रदेश में, भोटिया उत्तराखंड में, भील राजस्थान में, संथाल, बैंगा, बंजारा, मुंडा बिहार। ये सब बिहार में कौन देखे? कुछ संथाल, बैंगा, बंजारा, मुंडा, भूइया, खोंड, गोंड, उराव। फिर उराव का हम भाषा क्या होता है? कुरुक में पुडू भाषा। क्वेश्चन आ चुका है कि जो ये है क्या बोलते हैं उराव की भाषा क्या है? कुडुक है। कहाँ? झारखंड में बोला जाता है वैसे। और खैरवार और चेरी, गोरत्ता, कोरवा, बोरा, ये सब कहाँ की सब है? ये सभी बिहार की है। फिर पढ़ेंगे नीसी कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। कुका मैती, कुका बहुत चांस से कुका के क्या मणिपुर में। और ब्रू और ये अंगिका कहाँ? त्रिपुरा और मिजोरम की है। फिर इसको देख लेते एक बार मार्क मैप को जैसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए गुड्डी वन गुजरी कहाँ की है? ये सब हिमाचल प्रदेश की है। भोटिया उत्तराखंड की है। सहरिया भील कहाँ की है? राजस्थान की है। वान गुजर सरठवा कहाँ की? गुजरात की है। बैगस बंजारा गोंड कहाँ है? मध्य प्रदेश की। बंजारा महाराष्ट्र की। कोयरा बंजारी गोंड कहाँ है? आंध्र प्रदेश की। बैगास मारिया गोंड की सब कहाँ के? छत्तीसगढ़ की। फराजा वाडा काड़ा कोया सवारा खोंड ये सब कहाँ के? उड़ीसा की। संथाल मुंडा उराव ये सब कहाँ की है? झारखंड की। संथाल फिर 24 संथाल पश्चिम बंगाल में पड़ता है जिसके जिला के नाम है 24 संथाल परगना।
फिर पढ़ेंगे खांसी, कहाँ खांसी मेघालय की, रियांग त्रिपुरा की, नागा मणिपुर की, आपतीनी निशी कहाँ की है, ये सब अरुणाचल प्रदेश की है। फिर हम लोग देखेंगे इधर जैसे यहाँ पर कंद कंद कंध, पराजा, वांडा, सोवोरा, खून कहाँ उड़ीसा की है, बैगास मारिया छोड़ीगढ़ की है, बैगास बंजारा गोड़ मध्य प्रदेश की है, वन गुजर सरेठा गुजरात की है, इरविल केरल की है। और अंडमान निकोबार की कौन कौन है, अंडमान की सेंटलीज है, ओरुवा है, सब ओंगी है, ये सब कहाँ की अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। चल फिर हम लोग देखते हैं झुम खेती, झुम के बाद घुमंतु कृषि जो अन्य नाम, इसका नाम घुम जो झुम खेती क्या है, जो पहाड़ों पर कृषि की जाती है, जनजाति द्वारा की जाती है। फिर स्लीपर क्या होता है, लकड़ी का तख्त जिस पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती है, स्लीपर कहलाता है। ईसाई मिशनरी का वास्तविक उद्देश्य क्या था, जनजातीय क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करना और साथ ही उनका धर्म परिवर्तन भी करना इनका था। फिर पढ़ेंगे भारत में सबसे बड़ी जाति कौन है, भील जनजाति है। ये सब कहाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये सब में पाया जाता है। भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी है। फिर पढ़ेंगे दिक्कू, दिक्कू क्या, गैर आदिवासी सेठ महाजन होता है, दिक्कू होता है। मुंडा विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, मुंडा विद्रोह के नेतृत्व कौन किए थे, तो बिरसा मुंडा। कौन किए थे, बिरसा मुंडा। इनको धरती बाबा कहा जाता है, किसको, बिरसा मुंडा को। इनका जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर 1874 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, उलिहाती गाँव में, छोटा नागपुर क्षेत्र में पड़ता है। माता कदमी थी, पिता सुगना मुंडा। कुलदेवता कौन थे, सिंह बोंगा, कुलदेवता सिंह बोंगा, कुलदेवता सिंह बोंगा थे। और जेल गए, रांची जेल में चले गए। पहला आक्रमण किए 1899 ईस्वी में मिशनरीज पर, और मृत्यु हो गई हाजा कारण का 1985 में, 1950 सॉरी 1900 में इनकी हत्या हो गई, मतलब सर मर गए। आप ये 15 नवंबर कब आता है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और झारखंड का स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है, 15 नवंबर 2000 को। फिर पढ़ेंगे जो वहाँ के जो हवाई अड्डा रांची का, उसका नाम क्या है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिरसा मुंडा स्टेडियम भी है। फिर पढ़ेंगे हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया था, 1908 ईस्वी में। फिर पढ़ेंगे हम लोग जेलियांग आंदोलन, जेलियांग आंदोलन के मणिपुर से नेतृत्व कौन किया, टिकेंद्र जीत सिंह के थे। और फिर लियांग में प्लस लियांग में या फिर रेंगमेई जनजाति जो मणिपुर के नेतृत्व किए थे। और ये फिर लिंगामेग आंदोलन, फिर जानदो नाग व्यक्ति नाम का था, उन्हें से व्यक्ति किया था। इसकी बहन भी गिंडालू नेतृत्व की थी, और 1920 में आगे चलकर मिल गए। और फिर सविना अवज्ञा आंदोलन में जो जेलिया रंग आंदोलन मिल गया, कौन, जेलिया रंग आंदोलन। फिर पढ़ेंगे नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। याद कर अभी कि नागालैंड में कौन सा उत्सव मनाया गया था, ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया नागालैंड में। फिर पढ़ेंगे थाना भगत आंदोलन के नेतृत्व कौन किया, यात्रा भगत किए थे। और संथाल विद्रोह का सिद्धू कान्ही, ये झारखंड से संबंधित है। फिर पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 5 में, कश्मीर प्रसिद्ध क्या था, ऊन वस्त्र के लिए, बंगाल जूट उद्योग के लिए या पटसन उद्योग के लिए, जामदानी बुनाई के लिए लखनऊ ढाका, चंपारण नील बागान उद्योग के लिए, जमशेदपुर लौह उद्योग के लिए, बम्बई सूती कपड़ा के लिए। 18वीं शताब्दी का प्रमुख उद्योग कौन था, वस्त्र था। क्या था, वस्त्र था। फिर पढ़ेंगे हम लोग कि इंग्लैंड ने सन 1720 में कालिको अधिनियम बनाया था। फिर मैनचेस्टर और लंकाशायर को वस्त्र उद्योग का केंद्र कहा जाता है। फिर मुक्त व्यापार नीति कब आई थी, 1813 ईस्वी मुक्त व्यापार नीति आई थी। फिर हम पढ़ेंगे नी औद्योगिकरण क्या होता है, जब देश के लोग शिल्प एवं उद्योग को छोड़कर खेती को अपनी जीविका आधार बना ले, क्या करते हैं, नियोधिकरण मतलब औद्योगिकरण नहीं। सूती वस्त्र कारखाना कहाँ, पहला मुंबई में, कब, 1854 ईस्वी में। किसने स्टार्ट किया, तो कवाची नाना डाबा ने स्थापित किए थे। ये पारसी व्यापारी थे, कौन, कवाची डाबा, 1854 में बम्बई में। फिर जूट मिल, पहला जूट मिल कहाँ पर, मंगल करिसरा में, कब 1855 ईस्वी में। कोयला का वन का कब, 1926 ईस्वी में। फिर पढ़ेंगे हम लोग लौह उद्योग, 1907 ईस्वी में इसका स्थापना जमशेदजी टाटा ने किए थे। साक्षी तत्कालीन बिहार झारखंड में किए थे। इसका स्थापना टिस्को, इसका नाम क्या है, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, टिस्को नाम पड़ा, कि जमशेदपुर का नाम पड़ा इस पर, टाटा है। फिर पढ़ेंगे हम लोग फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री, स्थापना कब, 1927 में फिक्की की स्थापना। और अभी फिक्की इंडिया का अध्यक्ष कौन है, सुधा शिव कुमार है। फिर AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस स्थापना कब, 1920 ईस्वी में। फिर अध्याय 6 में चलेंगे हम लोग 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। 1857 कालीन क्रांति क्या था, इन्फ्लुएंट राइफलों को कारतूस बनाने में गाय सुअरों का जानवरों का चर्बी उपयोग किया जाता था। इसका विद्रोह करा 1857 बैरकपुर छावनी मंगल पांडे ने कर दिए थे। फिर पढ़ देखेंगे हम लोग इसका कौन कौन नेता कहाँ से किए थे, मतलब देखिए यहाँ पर देखिए बहादुर शाह जफर और जफर हक, तो कौन कहते हैं, ये 1857 कहाँ से, दिल्ली से
और कौन में इसका विद्रोह दमाना था? तो निकोल हडसन। कौन था? निकोल हडसन। फिर पढ़ेंगे हम लोग नाना साहब तात्या टोपे। कहाँ से? कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। पहले देखते हैं कहाँ कहाँ से, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंग्रेज कौन था। बहादुर जफर कहाँ से? दिल्ली से। नाना साहब तात्या टोपे कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे झांसी में ग्वालियर से। लियाकत अली इलाहाबाद बनारस से। कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से। खान बहादुर खान बरेली से। और मौलवी अहमद मुल्ला फैजाबाद से। अजीमुल्ला कहाँ से? फतेहपुर से। फिर कल हम लोग पढ़ेंगे ये कहाँ से, जैसे दिल्ली से ब्रिटिश नायक कौन था? तो दिल्ली से मिल्कियत हडसन था। कानपुर से कैम्पबेल था। लखनऊ से कैम्पबेल था। झांसी में घोरिच था। और इलाहाबाद बनारस से कर्नल था। फिर जगदीशपुर से विलियम टेलर और मेजर विसेंट आयर थे। विलियम टेलर और मेजर विसेंट आयर थे। और अजीमुल्ला और ये फतेहपुर से जनरल लेनर्ड थे। इसका ट्रिक देखिएगा, इसका ट्रिक है कि मतलब निकल्सन हडसन ने कैंप लगाकर हीरो, मतलब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक बताते हैं। दिल्ली से निकल कर कहाँ? कानपुर एवं लखनऊ में कैंप लगाए हडसन ने। और फिर जाकर झांसी में हरूज कर्नल नील की खेती किया इलाहाबाद में। और फिर विलियम टेलर और जगदीशपुर में टेलर उसका खेती किया, उसको सी दिए। और जाकर फिर फतेहपुर में रेनाल्ड कलम मतलब बेच दिए। इसका ट्रिक था। फिर आधुनिक शिक्षा अधिनियम 1835 कब? मैकाले में। वुड डिस्पैच कब आया था? 1854 ईस्वी में। 1857 के 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। कौन? 1857 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। फिर पर लंगर सिंह कॉलेज 1896 में कहाँ स्थापना किया गया था? मुजफ्फरपुर में। आधुनिक शिक्षा का भाषा बनाया गया था कौन? अंग्रेजी। फिर पढ़ेंगे विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून अध्ययन को क्यों मानते थे? प्राचीन भारतीय पुस्तकों अनुवाद अंग्रेजी के लिए जानते थे। फिर मदरसा क्या होता है? सीखने के लिए स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। सीखने के स्थान को जो अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। फिर बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाता है? 9 अगस्त को। फिर पढ़ेंगे लेक्चर 8 में चलेंगे हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले। ये दीनबंधु मराठी पत्रिका का निकाले थे। और गुलामगिरी के पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। 1873 में जो आया था। सत्यशोधक समाज के लेखक कौन? सत्यशोधक समाज के संगठन के निर्माता कौन थे? कौन खोले? तो ज्योतिबा फुले। और फिर काश्तकारी की चुम्बक पुस्तक भी कौन किए थे? महात्मा ज्योतिबा फुले। फिर पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर तेलुगु साहित्य के जनक कौन है? वीरसे लिंगम। फिर 1825 में आत्मसम्मान आंदोलन वी रामास्वामी पेरियार किए थे, आत्मसम्मान आंदोलन। फिर पढ़ेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए। और 1933 में हरिजन पत्रिका निकाले। 1928 सितंबर 1932 को पुनः समझौता गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ। ये पढ़ेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया। कब? 1924 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में महाड़ सत्याग्रह स्थापना की। और 1942 में अनुसूचित जाति संघ का स्थापना की। इसमें भी शब्द कौन है? तो बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन कौन किया? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। फिर पढ़ेंगे गैर बराबरी विरोधी आंदोलन के केरल में नारायण गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया था। फिर पढ़ेंगे अध्याय 9 में हम लोग चलेंगे। बहुजन समाज की स्थापना कौन किया था? सावित्रीबाई फुले। बहुजन समाज की स्थापना। फिर राजा राम मोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। फिर सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन? राजा राम मोहन राय। और इनके अनुरोध पर सती प्रथा का अंत हुआ। कब? 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा कराया गया था। फिर ब्राह्मण समाज की स्थापना कब किया था? 1828 ईस्वी में। फिर एम जी रानाडे महादेव गोविंद रानाडे क्या किए थे? तो प्रथम समाज की स्थापना किए थे महादेव गोविंद रानाडे। फिर पढ़ेंगे हम शारदा सदन मतलब यह आर्य महिला समाज के गठन कौन किए थे? पंडिता रमाबाई की थी। कौन? पंडिता रमाबाई। फिर ईश्वर चंद्र सब विद्यासागर, इनके सुझाव पर डलहौजी ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दिया। फिर नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था? तो ये नेटिव मैरिज एक्ट में मतलब इसके बारे में कहा गया था न्यूनतम लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़का के लिए 18 वर्ष। वर्तमान में कितना भी है? तो लड़की के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है। फिर पढ़ेंगे हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद क्या आर्य समाज की स्थापना किए थे। फिर स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में चर्चित हुए थे। इसमें कहते वैसे मैं बने भाषण में स्टार्ट किए थे, मेरे भाई एवं बहन, इसीलिए का प्रसिद्ध हो गए थे। फिर पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रगुप्त पत्रिका के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी और नायरोजी फरदून जी। ये तो दोनों पारसी समाज के हैं। कौन? दादा भाई नौरोजी। पूछता ही है दादा भाई नौरोजी कांग्रेस कितने बार अध्यक्ष बने? 3 बार बने थे। और प्रथम ऐसा व्यक्ति जो
पारसी समाज का अध्यक्ष में कांग्रेस का तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। इंग्लैंड और ओल्ड मैन ऑफ कहा जाता है। प्रथम बार राष्ट्रीय को कौन अपे थे? जवाहरलाल नेहरू जी ने पे थे। फिर पढ़ेंगे बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना कौन किए थे? बीसी राय। बीसी राय क्या थे? तो बीसी राय बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। बांकीपुर कांग्रेस देखिए कांग्रेस का सम्मेलन बिहार में कितना बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कब कब? तो बांकीपुर में 1912 में, गया में 1922 में, 1940 में, रामगढ़ में। कौन कौन? बांकीपुर में बांकीपुर में बांकीपुर कहाँ पड़ता? पटना में। फिर 1922 में गया में और 1940 में रामगढ़ में। 1912 वाले में 1912 में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो उसका अध्यक्ष कौन थे? RN माधोलकर। और फिर 1922 में गया वाला का चित्तरंजन दास। 1940 में जो रामगढ़ अभी वर्तमान में पड़ता है झारखंड में उसका अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद। फिर पढ़ेंगे बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था? 1929 ईस्वी में। फिर पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन के स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद। कब? 1897 में स्थापना किए थे। और ये और इसका मतलब और इसका और मतलब क्या? रामकृष्ण मिशन का जो भी मतलब 1922 में पटना और देवघर में खुला था, मतलब ना जगह खुलता है इसके बारे में। ये ज़्यादा नहीं पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन स्थापना कौन किया था? स्वामी विवेकानंद। और कब? 1897 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी इसका स्थापना कब किया था? 1875 ईस्वी में। कौन? मैडम ब्लास्टी कर्नल अलकाट ने। शाखा कहाँ था? और शाखा थी भागलपुर, गया, पटना, आरा। इसका शाखा कहाँ थी? पटना देवघर का रामकृष्ण मिशन का। फिर के शोचंद्र सेन भारतीय सुधार संघ के स्थापक कौन है? के शोचंद्र सेन है। स्पेशल मैरिज बिल वर्ष 1871 में लाए थे। कौन? के शोचंद्र सेन। डफ पटना में तैयार हुए। डफ स्पेशल जो मैरिज बिल वर्ष 1871 का जो पटना में तैयार हुए कौन तैयार किया? के शोचंद्र सेन किया थे। इंडियन मिरर पत्रिका का लेखक कौन है? के शोचंद्र सेन। फिर अपना अलीगढ़ कन्या विद्या अलीगढ़ और कन्या के बाद में कानीगढ़ का मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। स्थापना शेख अब्दुल्ला और इनकी पत्नी वाहिद जहां ने किया था। फिर इनका भी योगदान था। फिर मुल्तज़म माना जाता है। 1875 में स्थापना कौन किए थे? तो सर सैयद अहमद खान ने इसका स्थापना ये न्यू रखे थे दोनों, मतलब ये दोनों न्यू रखे थे। इसका जो मेन इसका पार्ट जाता है सर सैयद अहमद खान का। फिर 1861 अधिनियम में दहेज को अवैध घोषित कर दिया गया और स्त्रियों को असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? तो भारतीय शिक्षितों द्वारा। ये पढ़ेंगे देवदास के लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन है? देवदास के शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर पढ़ेंगे अध्याय 10 में चलेंगे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजौर में। कैलाश मंदिर कहाँ है? कांचीपुरम में। फिर पढ़ेंगे सूरत मछलीपट्टनम में सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। 1853 में रेलवे शुरुआत कौन थे? डलहौजी ने किए थे। 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाया जाता है। फिर रेलवे वर्क कारखाना है जमालपुर में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? मद्रास में। फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में। और फोर्ट कहाँ है? मुंबई में। फिर भागलपुर बिहार में पड़ता है और भागलपुर परमंडल में पड़ता है। भागलपुर परमंडल का मुख्यालय भागलपुर में है। भागलपुर परमंडल 2 जिला भागलपुर और बांका। गंगा नदी के तट पर है और ये शाहजहां का मकबरा है। सिल्क तसर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन? भागलपुर। यह प्रमुख नगर कौन है? चंपानगर, नाथनगर यहाँ प्रसिद्ध है सिल्क और तसर उद्योग के लिए। 1774 में जिला बना था और नगरपालिका स्थापना भागलपुर नगरपालिका स्थापना कब हुई था? 1864 ईस्वी में। फिर पढ़ेंगे बिहार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? सबौर भागलपुर में स्थित है। और टाइगर ने गीतांजलि के कुछ भागलपुर में रचे थे। फिर पढ़ेंगे प्रेसिडेंसी शहर में कौन कौन आते हैं? तक बम्बई, कलकत्ता, मद्रास। औद्योगिक शहर में कौन कौन आते थे? कानपुर, जमशेदपुर। रेलवे शहर में बरेली और जमालपुर। उस समय की बात करनी है। फिर देखिए यहाँ पर देखें जैसे मस्जिद क्या होता है? तो मुसलमान समुदाय का उपासना स्थल होता है। मजार क्या होता है? किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत की कब्र अर्थात दफन करने का स्थान मजार कहलाता है। फिर मकबरा क्या होता है? तो कब्र या मजार पर बनाई गई भव्य इमारत क्या होता है? मकबरा होता है। फिर खन क्या होता है? खनकाह क्या होता है? तो सूफी संतों के धार्मिक केंद्र को खनकाह कहा जाता है। फिर पढ़ेंगे ईदगाह क्या होता है? तो मुसलमानों ने ईद के नमाज पढ़ने के लिए विशेष स्थल जो सामान्यतः खुले मैदान के रूप में होते हैं उसे ईदगाह कहा जाता है। फिर इमाम बाड़ा क्या होता है? तो इमाम बाड़ा शिया मुस्लिम समुदाय का धार्मिक स्थल जहाँ मुहर्रम में सुख सभा मजलिस का आयोजन किया था वो इमाम बाड़ा था। जैसे इमाम बाड़ा बड़ा इमाम छोटे इमाम बाड़ा कहाँ है? तो लखनऊ में। फिर पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 11 में पढ़ेंगे उत्कीर्ण चित्र या लकड़ी या धातु के छापे से कागज पर बनाए गए चित्र क्या होते हैं? उत्कीर्ण चित्र कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम लोग। मधुबनी पेंटिंग क्या है? बहुत प्रसिद्ध है। कहाँ का है? तो बिहार। ये कहाँ के क्षेत्र में? बिहार में मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी कला। फिर पढ़ेंगे हम लोग 1942 क्या होता है? भारत की आर्ट गैलरी में 1942 में लंदन की आर्ट गैलरी में इसको लगाया गया। किसको? मधुबनी पेंटिंग को। इसके 2 रूप है। कौन कौन? भित्ति चित्र और अर्पण चित्र। भित्ति चित्र में क्या होता है? तो देवी देवता का चित्र होता है। और अर्पण चित्र में क्या होता है? आंगन या चौखट पर सामने बनाया गया जाने वाली चित्र होता है। प्रमुख चित्रकार कौन है? सिया देवी, कौशल्या देवी, शशिकला देवी, गंगा देवी। इस सब नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछता बता रहे हैं हमको। इसका संग्रहालय कहाँ है? तो जापान में खुला। पुस्तकता है
सेकंड कहाँ जापान में। इसको जी आई टैग कब देगा 2022 में, किसको, मधुबनी कला को। देखिए कुछ मतलब इसके कहाँ मतलब मधुबनी चित्र के बाद किसका गोंद से, गाय के गोबर से बनाया जाता है, हाथ से बनाया जाता है कौन। और आजकल तो पूरा ट्रेन पर स्टेशन पर पूरा मिलेगा कौन, मधुबनी चित्रकला। इसके जो मधुबनी चित्रकला से जो संबंधित कुछ चित्रकार हैं, जो बना कलाकार है, वो बनाए हैं, उसको पद्म श्री भी दिया गया है केंद्र से। जैसे जगदम्बा देवी, सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी, बहुआ देवी, गोदावरी देवी, दुलारी देवी और सुभद्रा देवी। सबसे प्रसिद्ध कर्म कौन है, सुभद्रा देवी। सुभद्रा देवी को 2023 में इनको मधुबनी कला के लिए पद्म श्री दिया गया है। फिर पढ़ेंगे हम लोग भारत के प्रमुख चित्रकार राजा रवि वर्मा चित्रकार थे, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस। ये सब क्या थे, ये भारत के प्रमुख चित्रकार थे। और रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रकार है कौन, भारत माता, बहुत पूछता है। फिर पढ़ेंगे वंदे मातरम गीत लिखे कौन, बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन, आनंद मंठ में लिखे थे। और ये प्रथम बार वंदे मातरम कम गाया गया था, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में, 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक, पहली बार गया था। इसमें इसका अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित रहमतुल्लाह सयानी। कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी प्रथम ने इसके अध्यक्ष थे उस समय। और फिर अब जो प्रथम बार 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। उसका अध्यक्ष कौन थे, पंडित विश्वनाथ धार। फिर पढ़ेंगे हम लोग देखबे किया था कि भारत दुर्दशा के लेखक कौन है, भारतेंदु चंद्र। और गबन गोदान कफन के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र। कर्मभूमि रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद की सब रचनाएं हैं। पुस्किरात। फिर पढ़ेंगे अल हिलाल या अल बिलाल। अल हिलाल या बल बिलाल के उर्दू में जो लिखा गया था, इस कौन थे, इसके कौन लिखे थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। एक क्वेश्चन पूछता है कि मतलब 1857 जो क्रांति हुई थी उसमें पटना से कौन थे, पीर अली क्या थे, मतलब किताब छापते थे। फिर पढ़ेंगे नारा कुछ देख लेंगे हम लोग, जैसे इनकलाब जिंदाबाद कौन कहते हैं, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह या हजरत मोहनी। प्रथम इनकलाब नारा कौन दिया था, तो ये दिए थे हजरत मोहनी दिए थे, लेकिन वर्तमान में भगत सिंह दिया जाता है। और फर्स्ट ऑप्शन हजरत मोहनी होगा, सेकेंड में भगत सिंह होगा। इनकलाब जिंदाबाद कौन, भगत सिंह, हजरत मोहनी। सारा जहाँ सा अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। सर्व प्रशिक्षित तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए तिल में। कौन के थे, बिस्मिल अजीमाबादी। ये कहाँ के हैं, तो पटना के हैं, बिस्मिल अजीमाबादी। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कलकत्ता। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता में किस शैली में है, तो ये इंडो ग्रीक शैली में है। किस में है, इंडो ग्रीक शैली में है। और विक्टोरिया टर्मिनस जो रेलवे टर्मिनस मुंबई है, उसका है गोथिक शैली में। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई गोथिक शैली में। मद्रास लॉकआउट इंडो सौरा सैनिक शैली में, सैनिक शैली में। फिर जो भी इसका मतलब क्या बोलते हैं, मतलब इसमें जो राष्ट्रीय आंदोलन है 1885 से लेकर 1947 तक, इसमें जो पार्ट छूटा हुआ है वो नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। वो भी आई है, सब क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।